नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है हिंदी 11वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 में से सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता वे आंखें, जिसकी व्याख्या हम वीडियो के माध्यम से पहले देख चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इनके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, एक काव्य पंक्तियां हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। तो इस पंक्ति को लेकर 5 प्रश्न दिए गए हैं कि इन पंक्तियों में से इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। दूसरा है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तीसरा है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी क्या कविता लिखता। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आम तौर पे हमें किन बातों से डर लगता है। देखो, ये एक मानवीय स्वभाव है कि हम छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। यदि कोई घर पर है और वो बीमार पड़ गया है तो उसके विषय में हमें पूरे ख्याल आते हैं। अगर वो बाहर जा रहा है, कोई दुर्घटना ना घट जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, तो इस तरह से हम इन बातों में फंसे हुए रहते हैं और हमें इन बातों का डर लगता है। उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। दूसरा प्रश्न है, उन आँखों से किसानों की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तीसरा प्रश्न है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आँखों से डर लगता है क्योंकि उसमें निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपने पढ़ा पहले भी कि कृषक जो है, किसान जो है, वो उसे पग पग पर निराशा, शोषण और पीड़ा ही मिली है। सारी जिंदगी वो रोता ही रहा है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों का पीड़ा का वर्णन क्यों किया। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है कि अन्य लोगों को किसानों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। किसानों की जिस पीड़ा का अनुभव कवि ने किया है उसे सभी महसूस कर सके और किसानों की सहायता करें। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता तब भी वह कविता लिखता, क्योंकि कविता लिखने के लिए केवल भावों का होना जरूरी है। कवि के मन में उठते भाव जिस विषय की ओर उसे ले जा रहे थे, किसान के शोषणकर्ताओं का विस्तृत व्याख्या करना उसके भाव थे। तो इसलिए कवि यदि उन आँखों से नहीं भी डरता तो भी वह कविता अवश्य लिखता। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए शासक वर्ग, जिसमें महाजन, साहूकार तथा कोतवाल आदि आते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन ने अपने ऋण की वसूली के लिए, कर्जा होता है ऋण, किसान के घर के बैल, किसान का घर, उसके बैल, खेत, यहाँ तक कि उसकी गाय को भी नीलाम करवा दिया। साहूकार के कारिंदों ने, जो साहूकार का काम करते हैं, उन्होंने किसान के बेटे की निर्मम हत्या कर दी। पत्नी भी दवा के अभाव में चल बसी और उसकी छोटी बेटी माँ के दूध के अभाव में चल बसी। इस प्रकार इन सभी के अत्याचार किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले सुख की स्मृतियां आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में किसान के पिछले उन सुखों की ओर संकेत किया गया है जिसे याद करके किसान की आंखों में चमक आ जाती है। किसान के छोटे परिवार में उसकी पत्नी, उसका पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु सभी थे, जिसके साथ वह सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके हरे भरे लहलाते हुए खेत थे, दूध देने वाली गाय उजरी थी, खेती करने के लिए बैलों की जोड़ी थी। यहाँ इन्हीं सुखों की ओर संकेत किया गया है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। और ख पार्ट है इसका, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पतिन घाती। इनका भाव आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, उजरी उसके सिवा कब
किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम उजरी था। वह बहुत दूध देती थी, लेकिन वो किसी और को दूध नहीं देती थी, केवल किसान को ही अपना दूध दोहने देती थी। हुआ क्या कि महाजन ने अपना कर्ज चुकाने के लिए उस उजरी गाय को भी नीलाम करवा दिया था। इसका आशय यह है कि किसान के पास उजरी नाम की गाय थी जिससे किसान को बहुत लगाव था। गाय भी उसे स्नेह रखती थी, इसलिए गाय उसके सिवा अन्य किसी को अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। महाजन द्वारा ऋण वसूली के लिए गाय के बेचे जाने पर आज भी किसान की आंखों के सामने गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। दूसरा है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई हैं। साहूकार के कारिंदों ने किसान के बेटे को मार डाला था। उसकी विधवा अर्थात किसान की पुत्र वधू अब घर में अकेली रह गई थी और पति की हत्या का आरोप अब उसी पे मढ़ा जा रहा था। तो होता यही है कि ये तो एक गांव का नियम ही है कि चाहे पति की हत्या हो जाए या पति की एक नॉर्मल मृत्यु हो जाए, लेकिन गांव में एक विधवा औरत को ही उसकी हत्या का आरोप लगा दिया जाता है, उसे ही आड़े हाथों लिया जाता है। अगला है, आशय स्पष्ट करो। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई है। कवि ने उन सुखद स्मृतियों का वर्णन किया है जिन्हें याद करके किसान की आंखों में चमक आ जाती है। अपने अतीत को याद करके किसान क्षण भर के लिए सुख की प्राप्ति होती है करता है, लेकिन वर्तमान का दुख उसे व्याकुल कर जाता है। इसका आशय है, कवि ने इन पंक्तियों में किसान को सुखद स्मृतियों को याद करते हुए दिखाया है कि किसान अपने अतीत के सुख और आनंद भरे पलों को याद करके बहुत खुश होता है, लेकिन वह खुशी अधिक देर तक नहीं टिकती। जैसे ही उसे वास्तविकता का अनुभव होता है, उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। उसकी नज़रें शून्य की ओर ताकती रह जाती है, अर्थात चारों तरफ उसे निराशा ही निराशा नजर आती है। घर में विधवा रही बताऊँ खैर पैर की जूती जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज में स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ स्त्रियों की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से बहुत खराब है। गांव में स्त्रियों की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। विधवा होने के बाद औरतों को अभिशाप माना जाता है और पति की हत्या का कारण भी उन्हें ही माना जाता है। पत्नी को अपनी पैर की जूती समझने वाले पुरुष उनके मरने के बाद दूसरी शादी करने में अधिक समय नहीं लगाते, जबकि विधवा महिला का पुनर्विवाह समाज की परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। इस प्रकार वर्तमान समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पाठ के आसपास इसका एक प्रश्न है, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल। क्या कारण है कि किसान अपनी कृषि छोड़ छोड़कर शहरों में जा रहे हैं? यह सच है कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। किसानों के बच्चों की भी खेती से दिलचस्पी कम हो रही है, जिसका कारण कृषि कार्य में निहित अत्यधिक श्रम है। मानसून की अनियमितता, प्रकृति का प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा, कम आय, कृषि के आधुनिक संसाधनों का अभाव, सिंचाई तथा उर्वरकों का अभाव तथा जमींदारों द्वारा शोषण किसानों के कृषि से पलायन करने के इन सब कारणों में से हैं। कुछ 7वां प्रश्न, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर बात की गई है? सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आंखें में से ये लिया गया है। किसान का एक भरा पूरा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू आदि सभी शामिल थे। किसान अपने परिवार के साथ सुख में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके अपने खेत थे, गाय बैल थे। इन पंक्तियों में इन्हीं सुखों की ओर संकेत किया गया है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। वे आंखें कविता का उद्देश्य बताइए। यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है।
युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा गया है? कवि किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान हैं, उसमें दारुण दुख भीतर तक समाया हुआ है। उसकी आंखों में उसी दुख की छाया के रूप में रोने का भाव अनुभव किया जा सकता है। उसका रोदन नीरव है क्योंकि किसान की आंखों से उसकी पीड़ा को महसूस किया जा सकता है। उसके ऊपर हुए अत्याचारों की झलक आंखों से मिलती है। किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था? किसान की आंखों में कृषक व्यवसाय का अभिमान भरा था। जब वो खेती करता था, खेत की ज़मीन पर उसका स्वामित्व था। जब उसके खेत नीलाम नहीं हुए थे तो स्वामी वो था। वे स्वयं को अन्नदाता समझता था। वह दूसरों की सहायता करता था। खेती से ही उनके परिवार का गुजारा होता था। पुत्र और पुत्र वधू के प्रति किसान का क्या दृष्टिकोण था? किसान पुत्र को अधिक महत्व देता है। उसकी याद के कारण उसकी छाती फटने लगती है तथा सांप लौटने लगता है। वह उसे अपना प्रमुख सहारा समझता था। पुत्र वधू को पुत्र के जीवित रहते हुए ही सम्मान मिलता था। पुत्र के मरने के बाद वह उसे पति घातिनी कहने लगा। वह स्त्री को पैर की जूती के समान समझता था। उसकी मान्यता है कि एक स्त्री चली जाती है तो दूसरी आ जाती है, लेकिन दूसरा पुत्र नहीं आ सकता। उचित सम्मान नहीं मिल रहा, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट किया गया है। उस समय समाज में नारी की हीन स्थिति थी। नारी का इलाज तक नहीं कराया जाता था। उसे पैर की जूती के समान समझा जाता था। समाज में आज भी नारी को उचित सम्मान नहीं मिलता। उसे अनेक आर्थिक सामाजिक अधिकार मिल गए हैं, परंतु उसका स्थान दोयम दर्जे का है। नौकरी करते हुए भी उसे सभी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। उसे ससुर व पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। यहाँ तक कि कानून भी इस तरह के अधिकार नहीं देता। तो बच्चों, ये थे इस पाठ पर आधारित प्रश्न। इसको एक बार दोबारा से पढ़ के आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।